जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है, जिसमें अभी जो हम चैप्टर चला रहे हैं रिविजन का वो है मौर्यकालीन से संबंधित, यानी मौर्यकालीन से संबंधित चैप्टर हम रिविजन करा रहे हैं। और मौर्यकालीन से जो चैप्टर रिविजन हो रहा है वो 1 से 3 तक, यानी चैप्टर 1, 2, 3, यानी भाग 1, 2 और 3 हम रिविजन कर चुके हैं। और कल हमने किया था रिविजन अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में, और आज हम लोग रिविजन करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आ रहा है मौर्य काल में किस प्रकार का व्यवस्था था। ध्यान देंगे, प्रशासन की बात चल रही है, यहाँ पर मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बात चल रही है। और पहला प्रश्न आया मौर्य काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, लिखेंगे केंद्रीय व्यवस्था थी। ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में जो दोस्तों व्यवस्था थी वो केंद्रीय व्यवस्था थी, या कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था। और देखेंगे यहाँ पे एक पिक लगा हुआ मौर्यकालीन का। और अगला प्रश्न बना केंद्रीय शासन का मुखिया कौन होता था। सीधी सी बात है, अगर राजा की बात है तो केंद्रीय प्रशासन में उसका मुखिया राजा ही होगा। तो प्रश्न आएगा केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था, लिखेंगे राजा हुआ करता था। अगला प्रश्न आया केंद्र के अंदर कितने प्रांत हुआ करते थे। केंद्र के अंदर कितने प्रांत होते थे, लिखेंगे 5। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा केंद्र के अंदर कितने प्रांत होते थे, आप लिखेंगे 5। प्रांतों को क्या कहा जाता था, लिखेंगे चक्र। केंद्र के अंदर 5 प्रांत होते थे दोस्तों, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे। दोस्तों प्रांतों के मुखिया को कुमार कहते थे। केंद्र के अंदर 5 प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों, चक्र कहा जाता था, और प्रांतों के मुखिया को कुमार कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना प्रांत किसमें विभाजित थे। ध्यान दीजिएगा, प्रांत किसमें विभाजित थे, लिखेंगे प्रांत मंडल में विभाजित थे। दोस्तों आज भी आप समझेंगे, दोस्तों आज भी जो प्रांत है स्टेट है, वो उस प्रांत के बाद मंडल आता है, मंडल के बाद जिला आता है, जिला के बाद तहसील आता है। इस प्रकार से आज भी प्रांतों को बांटा गया है। और उस समय भी प्रांत के बाद मंडल ही आता था, और उसके बाद मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहा जाता था। प्रांत के बाद मंडल आता था दोस्तों, और मंडल के प्रमुख को क्या कहा जाता था, प्रादेशिक कहा जाता था। और दोस्तों उसके बाद मंडल किस में बटा हुआ था, तो दोस्तों मंडल जिले में बटा हुआ था। मंडल किस में बटा हुआ था, लिखेंगे मंडल जिले में बटा हुआ था। और दोस्तों अगला प्रश्न आया जिले को और क्या कहते थे, तो दोस्तों जिले को विषय या आहार भी कहा जाता था। मंडल जिले में बटा हुआ था, और जिले को और भी क्या कहते थे, लिखेंगे विषय या आहार कहते थे। और दोस्तों जिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था, लिखेंगे आहारपति या विषयपति। जिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था, आहारपति कहा जाता था, और विषयपति कहा जाता था। और दोस्तों मंडल के प्रमुख को क्या कहा जाता था, अभी मैंने आपको बताया मंडल के प्रमुख को प्रादेशिक कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आता है जिले के नीचे क्या होता था। मंडल के बाद जिला हुआ, अब जिले के बाद क्या आता था, तो लिखेंगे जिले के नीचे गांव आता था। ध्यान दीजिएगा, जिले के नीचे गांव आता था। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गांव का मेरे द्वारा एक बहुत ही सुंदर पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न आया गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, लिखेंगे ग्रामीण कहा जाता था। गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यवस्था थी मौर्यकालीन की। और दोस्तों इसके बाद आता है केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों केंद्र का शासन प्रमुख राजा हुआ करता था, अभी मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद प्रश्न आया मौर्य के समय कौन से मंत्री प्रमुख होते थे। अभी ध्यान देंगे, मौर्य काल के टाइम पीरियड में कौन से मंत्री प्रमुख होते थे, तो लिखेंगे 3 मंत्री प्रमुख हुआ करते थे। पहले पुरोहित, दूसरा सेनापति, और तीसरा युवराज। मौर्य काल के समय में 3 मंत्री ऐसे थे जो प्रमुख हुआ करते थे, पहला पुरोहित, दूसरा सेनापति, और तीसरा युवराज। अगला प्रश्न आया उपर्युक्त मंत्रियों के लिए जो परीक्षा लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था। ध्यान देंगे दोस्तों,
ऊपर में मंत्री का नाम हमने बताया, इसके लिए परीक्षा लिया जाता था, उसके बाद इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उपयुक्त मंत्रियों के लिए कौन सा परीक्षा लिया जाता था या उसे क्या कहते थे? तो लिखेंगे उपधा परीक्षण। उपयुक्त मंत्रियों के लिए जो परीक्षा लिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों लिखेंगे उपधा परीक्षण। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। चूंकि कौटिल्य के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था सप्तांग सिद्धांत, और अब हम देखेंगे सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आ रहा सप्तांग सिद्धांत में कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? लिखेंगे सप्तांग सिद्धांत का संबंध कौटिल्य से है। प्रश्न आएगा सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? आप लिखेंगे कौटिल्य से है। और फिर अगला प्रश्न आया राज्यों के लिए कौटिल्य ने कौन से सिद्धांत दिए थे? लिखेंगे सप्तांग सिद्धांत। राज्यों के लिए कौटिल्य ने कौन से सिद्धांत दिए थे? लिखेंगे सप्तांग सिद्धांत। और अगला प्रश्न बना कौटिल्य के द्वारा दिया गया सप्तांग सिद्धांत की तुलना किससे किया गया है? दोस्तों कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है उसकी तुलना किससे की गई है? लिखेंगे मानव शरीर से। कौटिल्य के द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत की तुलना मानव शरीर से किया गया। और दोस्तों अगला प्रश्न बना राजा की तुलना किससे किया गया? तो लिखेंगे राजा की तुलना शीर्ष से किया गया, यानी कि जो मानव का शरीर है उसका जो शीर्ष है, सर है, उसकी तुलना किससे की गई है? राजा से की गई है। तो राजा की तुलना किससे किया गया? लिखेंगे शीर्ष से यानी हेड से किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना अमात्य की तुलना किससे की गई है? तो लिखेंगे दोस्तों अमात्य की तुलना आंख से की गई है, यानी कि जो इंसान का शरीर है उसमें आंख होता है और अमात्य की तुलना आंख से किया गया है। देखेंगे मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है आंख का। और फिर अगला प्रश्न बना दुर्ग की तुलना किससे किया गया है? लिखेंगे दोस्तों दुर्ग की तुलना बाह से किया गया है। देखेंगे यहाँ पर एक बाह यानी भुजा, भुजा से किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना कोष की तुलना किससे किया गया है? लिखेंगे कोष की तुलना धन यानी मुख से किया गया है, धन या मुख से किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना सेना दंड की तुलना किससे किया गया है? लिखेंगे मस्तिष्क से किया गया है। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक मस्तिष्क का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और प्रश्न आएगा सेना या दंड की तुलना किससे किया गया है? आप लिखेंगे मस्तिष्क से किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना मित्र की तुलना किससे किया गया है? लिखेंगे मित्र की तुलना कान से किया गया है। मित्र की तुलना किससे किया गया है? लिखेंगे कान से किया गया है। तो दोस्तों कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत बताया गया है उसके बारे में हमने आपको बताया कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध कौटिल्य से है। फिर मैंने आपको बताया राज्यों के लिए कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत दिया था। और कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया था उसका तुलना मानव शरीर से किया गया था। और राजा की तुलना शीर्ष से किया गया। और दोस्तों अमात्य की तुलना आंख से किया गया, दुर्ग का तुलना बाह से किया गया, कोष का तुलना धन या मुख से किया गया। और दोस्तों सेना या दंड की तुलना मस्तिष्क से किया गया। और मित्र का तुलना कान से किया गया। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।